नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कुदरत की जंग। कुदरत की जंग, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन बन्ने सिंह। बहावलपुर का राजा जयवर्त और प्रधानमंत्री सूर्यकांत दोनों अभिन्न मित्र थे। एक दिन मित्र सूर्यकांत, कैसा विचित्र संयोग है कि हम दोनों ने एक साथ एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की। एक ही दिन हम दोनों के विवाह का मुहूर्त निकला और आज तुम्हारी पत्नी और हमारी रानी की संतान भी होने वाली है। महाराज, इसी को तो कहते हैं प्रभु की लीला। उसकी लीला अपरंपार है महाराज। तभी सूर्यकांत के महल की दासी दौड़ती हुई वहां आई। प्रधानमंत्री जी, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बधाई हो प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महाराज। सूर्यकांत ने दासी को अपनी उंगली में से अंगूठी उतारकर पुरस्कार में दी, जिसे लेकर वह चली गई। इस सुखद समाचार के कुछ देर बाद ही महाराज की जय हो, महारानी जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। आहा, हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है। जयवर्त ने पुरस्कार में अपने गले में पड़ा स्वर्ण हार उतारकर दासी को दे दिया। महाराज, मेरी बधाई स्वीकार कीजिए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। आज के दिन तुम्हारे यहाँ पुत्र और हमारे यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है। अपनी अपनी संतान के कारण हम दोनों की दोस्ती भविष्य में और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो सकती है। वह कैसे महाराज? हम अभी से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दें। जब वे दोनों बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों का आपस में विवाह कर देने से हम दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। ओ महाराज, आप तो एक अनहोनी कल्पना कर रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं। प्रधानमंत्री जी, हम दोनों के बीच जो ऊंच नीच की खाई है, उसी को पाटने के लिए ही तो हम यह रिश्ता करना चाहते हैं। महाराज, जब आपने ऐसा निश्चय कर ही लिया है तो भला मैं कर भी क्या सकता हूँ। तब देर किस बात की मित्र सूर्यकांत, हम आज ही एक समारोह आयोजित कर उसमें इस बात की घोषणा किए देते हैं और उसी रात राजमहल में आयोजित एक समारोह में उपस्थित सज्जनों एवं प्रजावासियों हम घोषणा करते हैं कि समय आने पर हम अपनी पुत्री का विवाह प्रधानमंत्री सूर्यकांत के पुत्र के साथ करेंगे। बधाई हो महाराज, बधाई हो प्रधानमंत्री जी। फिर राजा जयवर्त के आदेश पर राजकुमारी रतनमाला और प्रधानमंत्री सूर्यकांत के पुत्र चंद्रकांत का लालन पालन राजमहल में राज की परंपरा के साथ इकट्ठे होने लगा। मित्र सूर्यकांत, दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। 10 वर्ष बीते। राजकुमारी रतनमाला व चंद्रकांत कुछ बड़े हुए। एक ही गुरु के सानिध्य में उन दोनों ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। इस प्रकार रतनमाला व चंद्रकांत साथ साथ खेलते, साथ ही खाते और साथ ही पढ़ते। समय द्रुत गति से पंख लगाकर उड़ता गया। रतनमाला और चंद्रकांत कब युवा हो गए, इस बात का पता ही नहीं चला। देखो चंद्रकांत, आकाश में खिला इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सचमुच ऐसा लग रहा है रतनमाला, जैसे किसी ने आकाश में 7 रंग बिखेर दिए हों। एक दिन मलयगढ़ के राजा मलयसेन के साथ राजा जयवर्त अपने राज के उद्यान में घूम रहा था। तभी, राजन, वह अद्वितीय सुंदरी कौन है? राजन, वह मेरी पुत्री राजकुमारी रतनमाला है। और उसके साथ वह युवक कौन है? वह हमारे प्रधानमंत्री सूर्यकांत का पुत्र व हमारा होने वाला दामाद चंद्रकांत है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ राजन? आप अपने प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? इसमें हर्जी क्या है राजन? प्रधानमंत्री सूर्यकांत हमारे बचपन के मित्र हैं और चंद्रकांत हर तरह से राजकुमारी रतनमाला का पति बनने के योग्य है। राजन, मुझे आपके विचारों पर तरस आ रहा है। राजकुल में उत्पन्न हुई राजकुमारी को आप साधारण कुल में जन्मे चंद्रकांत के साथ बांध देना चाहते हैं। यह तो राजकुमारी के साथ सरासर अन्याय होगा। राजन, जिस दिन इन दोनों का जन्म हुआ था उसी समय हमने यह रिश्ता पक्का कर दिया था और उसी रात राज समारोह में इसकी घोषणा भी कर दी थी। तो क्या हुआ, संबंध तोड़ा भी तो जा सकता है राजन। यदि आप ऐसा करें तो मैं अपने पुत्र राजकुमार अभय सेन का विवाह आपकी पुत्री के साथ करने को तैयार हूँ। ऐसा विचार तो उत्तम है जयवर्त। जयवर्त सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, लेकिन राजन, रतनमाला और चंद्रकांत दोनों को ही इस बात का ज्ञान है कि बचपन में ही उन दोनों का संबंध हो चुका है। अब यदि मैं राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ करता हूँ
तो चंद्रकांत अवश्य ही इस विवाह में रोड़े अटकाएगा। इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है राजन। तुम चंद्रकांत को कुछ दिनों के लिए कोई ऐसे कठिन कार्य पर भेज दो जिसे पूरा करके वह जल्दी बहावलपुर वापस न लौट सके। इस बीच उसकी अनुपस्थिति में बड़े आराम से अभय सेन व रतनमाला का विवाह हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा। तब मैं यह रिश्ता पक्का समझूं राजन? बिल्कुल पक्का समझिए राजन। मैं आज ही चंद्रकांत को बहावलपुर से दूर भेज देता हूँ। आज से ठीक 7वें दिन आप युवराज अभय सेन की बारात लेकर बहावलपुर आ जाना। जयव्रत से यह आश्वासन पा मलय सेन उसी दिन अपने राज्य वापस लौट गया। उसी दिन जयव्रत ने चंद्रकांत को बुलाकर उससे कहा, चंद्रकांत, आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। चंद्रकांत, हमारे महल के सरोवर में लाल रंग के कमल के फूल खिला करते हैं। हमने सुना है अलकनंदा वन के एक सरोवर में नीले रंग के कमल खिलते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अलकनंदा वन जाओ और वहाँ के सरोवर में खिलने वाले नीले कमल के फूल लेकर आओ, ताकि उन कमल के फूलों के द्वारा हमारे महल के सरोवर में भी दुर्लभ कमल के फूल खिल सकें। यह कौन सा कठिन कार्य है महाराज? मैं आज ही अलकनंदा वन चला जाता हूँ। अपने पिता सूर्यकांत को बताकर चंद्रकांत उसी दिन नीले कमल के फूल लेने अलकनंदा वन की ओर चल दिया। मूर्ख चंद्रकांत, अलकनंदा वन से अब तू 1 माह से पहले वापस नहीं लौट पाएगा। इस बीच राजकुमारी रतनमाला व युवराज अभय सेन का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। उधर चंद्रकांत का घोड़ा शीघ्र ही राज्य की सीमा पर स्थित शिव मंदिर के समीप जा पहुंचा। ओह, रतनमाला का रथ मंदिर के बाहर खड़ा है। क्यों न आगे बढ़ने से पहले रतनमाला से मिलता चलूं। और अगले ही पल वह घोड़े से नीचे उतर गया। अंदर राजकुमारी रतनमाला भगवान शिव की पूजा कर रही थी। रतनमाला, चंद्रकांत, तुम यहाँ? हाँ रतनमाला, मैं इधर से गुजर रहा था। मंदिर के बाहर तुम्हारा रथ खड़ा देखा तो तुमसे मिलने चला आया। लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे चंद्रकांत? तब चंद्रकांत ने उसे महाराज के आदेश के बारे में सविस्तार बता दिया। सारी बात जानकर रतनमाला उदास हो उठी। चंद्रकांत, तुम अलकनंदा वन से कम 1 माह पश्चात ही लौटोगे। यह 1 माह मैं तुम्हारे बिना कैसे काटूंगी? ओह, यह बात है। चंद्रकांत ने अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी उतारी और उसे रतनमाला को देता हुआ बोला, लो रतनमाला, इस अंगूठी को रख लो। जब जब तुम्हें मेरी याद आए इस अंगूठी को निहार लेना। इस प्रकार बड़ी आसानी से 1 माह व्यतीत हो जाएगा। रतनमाला को अंगूठी दे चंद्रकांत वहां से पुनः आगे चल पड़ा। शंकर भगवान चंद्रकांत की रक्षा करना। वह सकुशल अलकनंदा वन से वापस लौटे। तब भारी मन से रतनमाला भी वापस राजमहल लौट आई। इधर बहावलपुर में राजा जयव्रत अपनी महारानी जयमाला से कह रहा था, महारानी, राजकुमारी रतनमाला का विवाह हमने मलयगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ पक्का कर दिया है। आज से ठीक 7वें दिन वह बारात लेकर आएंगे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? रतनमाला का विवाह तो चंद्रकांत के साथ होना है। स्वयं आपने ही बरसों पूर्व यह रिश्ता तय किया था। महारानी, वह रिश्ता उस समय हमने बिना सोचे समझे और भावावेश में बहकर किया था, वरना प्रधानमंत्री सूर्यकांत व हमारी क्या बराबरी। हम राजकुल के हैं, इसलिए हमारा संबंध भी राजकुल वालों से ही होना चाहिए था। महाराज, इस बारे में आपको इस समय नहीं बल्कि उसी समय सोचना चाहिए था। महारानी, हमें उपदेश न दो। राजकुमारी रतनमाला का विवाह युवराज अभय सेन के साथ ही होगा। यह कह जयव्रत आवेश में भर तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। भगवान महाराज को सद्बुद्धि देना, क्योंकि वो जो करने जा रहे हैं वह सर्वथा राज के उसूलों के विरुद्ध है। दूसरी ओर लगता है यह कार्य सौंपकर महाराज जयव्रत मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना इस कार्य के लिए तो वह किसी सैनिक को भी भेज सकते थे। इधर राजा जयव्रत ने प्रधानमंत्री सूर्यकांत को बुलाकर उससे कहा, प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाने की आज्ञा दे दो। वह किस लिए महाराज? क्या कोई विशेष आयोजन होने वाला है? हाँ, 1 सप्ताह बाद राजकुमारी रतनमाला का विवाह होने वाला है। लेकिन महाराज, चंद्रकांत तो नीले कमल लाने के लिए अलकनंदा बन गया हुआ है। वह तो वहां से 1 माह बाद ही लौटेगा। फिर यह विवाह 1 सप्ताह में कैसे हो सकता है?
यह तुमसे किसने कहा सूर्यकांत कि रतनमाला का विवाह चंद्रकांत के साथ होगा? महाराज, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम ठीक ही सुन रहे हो सूर्यकांत। पुराना संबंध तोड़कर हम राजकुमारी रतनमाला का विवाह मलयगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ करने जा रहे हैं। महाराज, यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमें किसी का डर नहीं है। हमें जो ठीक लग रहा है हम वही करने जा रहे हैं। महाराज, लगता है आपका विवेक खो चुका है। उसे जगाने के लिए मैं अब कल भरे दरबार में ही आपसे बात करूंगा। शायद दरबारियों व मंत्रियों के सामने आपको बरसों पूर्व की गई घोषणा याद आ जाए। तुम मुझे भरे दरबार में अपमानित करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आवेश में भर जयव्रत ने दीवार पर टंगी तलवार मयान से बाहर खींच ली थी और अगले ही पल चाक! आह! तलवार के वार से घायल सूर्यकांत पृथ्वी पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। आह! जयव्रत, यह तूने मेरे सीने में तलवार नहीं घोंपी है, बल्कि मित्रता के सीने में तलवार घोंपी है। आह! अगले ही पल सूर्यकांत ने प्राण त्याग दिए। फिर जयव्रत के आदेश पर सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। जब रतनमाला को सारे घटनाक्रम का पता चला तो वह बुरी तरह बिफर उठी। नहीं पिताजी महाराज, मैं अभय सेन के साथ कदापि विवाह नहीं करूंगी। मेरा विवाह होगा तो चंद्रकांत के साथ ही होगा। रतनमाला, ऐसा करने के लिए तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अब यह हम तुम पर छोड़ते हैं कि तुम्हें अपना पिता प्यारा है या चंद्रकांत। जयव्रत के जाने के बाद रतनमाला परेशान हो शैया पर जा बैठी। लगता है मुझे अपने प्यार की बलि देनी ही होगी। ऐसी विकट घड़ी में चंद्रकांत भी तो मेरे पास नहीं है। फिर वैसा ही हुआ जैसा जयव्रत चाहता था। नियत समय पर मलयगढ़ से अभय सेन की बारात आई और बड़ी धूमधाम के साथ रतनमाला और अभय सेन का विवाह हो गया। जब बारात विदा होकर राज्य की सीमा के बाहर स्थित शिव मंदिर के समीप पहुंची तो रतनमाला ने कहारों को आदेश दिया, डोली रोक तो कहारों। कहारों ने तुरंत आदेश का पालन किया। हाथी से उतरकर राजा मलय सेन दौड़ा दौड़ा उसकी डोली के पास आया। क्या बात है बहू, डोली यहाँ क्यों रुकवा दी? पिताजी महाराज, मैं मंदिर में जाकर शिव भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। ओह, यह बात है। ठीक है बहू, बारात यहीं रुकी है, तुम जाकर शिव भगवान की पूजा कराओ। डोली से उतरकर रतनमाला मंदिर में पहुंची। अपनी उंगली से चंद्रकांत की दी हुई अंगूठी उतारी और भगवान, आपके सामने यहीं पर चंद्रकांत ने मुझे यह अंगूठी दी थी। अब मेरा इस अंगूठी पर कोई अधिकार नहीं रहा। मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ। किसी तरह रुलाई को रोक रतनमाला मंदिर से निकल डोली में आकर बैठ गई। तब बारात पुनः आगे बढ़ गई। इस घटना के 7 दिन पश्चात चंद्रकांत अलकनंदा वन में सरोवर के तट पर पहुंचा। ओह, सरोवर में खिले नीले कमल के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। उसने सरोवर में से कुछ नीले कमल निकाले और उल्टे पांव वहां से वापस लौट पड़ा। लंबा सफर तय करके जब वह बहावलपुर की सीमा के समीप जा पहुंचा, क्यों न भगवान के दर्शन करता चलूं, यह सोच वह घोड़े से उतर पड़ा। घोड़े से उतर जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, अरे यह तो वही अंगूठी है जो मैंने रतनमाला को दी थी। यह यहाँ कैसे? उसने अंगूठी उठा ली। तदुपरांत पूजा करने के पश्चात मंदिर से बाहर आया। तभी मंदिर के बाहर समाधि में लीन ऋषि ने आंखें खोली। चंद्रकांत, अब बहावलपुर में तेरा क्या रखा है? अब न वहाँ तेरे माता पिता है और न ही वहाँ पर रतनमाला है। अब तो वहाँ जाकर क्या करेगा? यह सुन चंद्रकांत के कदम जहाँ के तहाँ रुक गए। उसने पलटकर ऋषि की ओर देखा। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ चंद्रकांत। रतनमाला का विवाह मलयगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा जयव्रत ने मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सुन तुम्हारी माता की हृदय गति रुक गई थी, जिससे उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ऋषि ने विस्तार पूर्वक उसे सारी बात बता दी। ऋषि से सारी बात जानकर चंद्रकांत आवेश में भर उठा। राजा जयव्रत इतने क्रूर निकलेंगे, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऋषिवर, उन्होंने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ी है। मैं उन्हें इसकी सजा अवश्य देकर रहूंगा। चंद्रकांत, आवेश में विवेक का साथ न छोड़ो। राजा जयव्रत ने जो अपराध किया है उसकी सजा उन्हें भगवान देंगे। भगवान पर भरोसा रखो।
ओह ऋषिवर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। चंद्रकांत, मैं कात्यायन ऋषि हूँ। नीलवन में मेरा आश्रम है, तुम वहाँ चलकर मेरे साथ रहो। वहाँ के शांत वातावरण में रहकर तुम्हारा चित्त कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। चंद्रकांत को कुछ सुझाई न दे रहा था, इसलिए वह बिना कुछ कहे कात्यायन ऋषि के साथ चल दिया। अब चंद्रकांत नीलवन में कात्यायन ऋषि के आश्रम में रहने लगा। कात्यायन ऋषि उसे नित्य ज्ञान की बातें बताते और उसका ध्यान रतनमाला व उसके माता पिता की दुखद मृत्यु की घटना की ओर से हटाने का प्रयत्न करते। चंद्रकांत, यह दुनिया तो नश्वर है। इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक जीव को एक न एक दिन अवश्य मरना है। इस नश्वर दुनिया से ज्यादा मोह करना ठीक नहीं है। इसी प्रकार कुछ दिन बीते। ऋषि कात्यायन चंद्रकांत को रोज समझाते, पर चंद्रकांत का दुख दूर नहीं हुआ। क्या बात है चंद्रकांत, तुम हर समय उदास व खोए खोए से रहते हो। क्षमा करें ऋषिवर, मैं लाख चाहने पर भी रतनमाला को भुला नहीं पाया हूँ। उसका ध्यान मन से नहीं निकलता है। ओह, ऐसी बात है चंद्रकांत, तो तुम एक काम करो, तुम मलेगढ़ जाकर एक बार उससे मिलाओ। इससे तुम्हारे चित्त को शांति मिल जाएगी। लेकिन उसकी ससुराल वाले भला मुझे उससे क्यों मिलने देंगे ऋषिवर? चंद्रकांत, इसका भी उपाय है। तुम वहाँ साधु के वेश में जाओगे और केवल रतनमाला से ही भिक्षा लेने की बात कहोगे। इस प्रकार बड़ी आसानी से रतनमाला से तुम्हारी भेंट हो सकती है। हाँ, यह ठीक रहेगा। साधु का वेश धर जब चंद्रकांत आश्रम से चला तो कात्यायन ऋषि ने उसे समझाया, देखो चंद्रकांत, वहाँ पहुंचकर संयम से काम लेना। रतनमाला की बातों में आकर कोई गलत कदम न उठाना। मैं आपकी बात याद रखूंगा ऋषिवर। मलेगढ़ पहुंचकर उसने महल के बाहर दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। एक दासी तुरंत मुद्राओं से भरा थाल लेकर उसके पास आई। लो साधु महाराज, भिक्षा लो। दासी, इन्हें वापस ले जाओ, हमें तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं चाहिए। सुना है यहाँ के युवराज का अभी अभी विवाह हुआ है। हम यदि भिक्षा लेंगे तो युवराज की नववधू से ही लेंगे, अन्यथा खाली हाथ वापस चले जाएंगे। यह सुन दासी उल्टे पांव महल में वापस लौट गई। उसे वापस लौटते देख महारानी सुनंदा ने उससे कहा, क्या साधु महाराज को भिक्षा देकर नहीं आई? महारानी जी, बड़ा ही विचित्र साधु है। कहता है कि भिक्षा लेगा तो केवल युवराज अभय सेन की नववधू रतनमाला से। ओह, साधु ने ऐसा कहा? लगता है बहू रतनमाला से भिक्षा लेकर साधु रतनमाला को कोई आशीर्वाद देना चाहता है। उसने दासी से कहा, दासी, तू साधु को महल के बाग में ठहरा, मैं रतनमाला को उसके पास भिक्षा देकर भेजती हूँ। जो आज्ञा महारानी जी। दासी को आदेश दे महारानी सुनंदा रतनमाला के पास पहुंची। बहू, एक साधु आया है, वह केवल तुमसे ही भिक्षा लेना चाहता है। जाओ महल के बाग में जाकर उसे भिक्षा दे आओ। माँ, मुझसे यह काम न हो सकेगा, मुझे लज्जा आती है। बहू, साधु से कैसी शर्म। जाओ उसे भिक्षा दे आओ, क्या पता खुश होकर वह तुम्हें कोई आशीर्वाद दे दे। तब मुद्राओं से भरा थाल ले रतनमाला महल के बाग में पहुंची। ओह, कितनी दुबली हो गई है रतनमाला, लगता है यहाँ पर खुश नहीं है। रतनमाला ने आगे बढ़ जैसे ही चंद्रकांत के चरणों में मुद्राओं से भरा थाल रखा। रतनमाला, मैं यहाँ मोतियों की भिक्षा लेने नहीं, तुमसे प्यार की भिक्षा लेने आया हूँ। यह सुन रतनमाला के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वह चिढ़ कर पीछे हट गई। चंद्रकांत, यह तुम हो? हाँ रतनमाला, क्या तुम अपने चंद्रकांत को भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है चंद्रकांत, मैं पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूँ। मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो चंद्रकांत, मेरा यहाँ दम घुटता है। रतनमाला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, चलो हम इसी समय कहीं भाग चलते हैं। तभी, चंद्रकांत, यह क्या अनर्थ करने जा रहा है तू? याद नहीं, आश्रम से चलते समय कात्यायन ऋषि ने क्या कहा था कि मलेगढ़ पहुंचकर तुझे संयम से काम लेना है और भूल कर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। चंद्रकांत ने तुरंत रतनमाला का हाथ छोड़ दिया। रतनमाला, हम ऐसा नहीं करेंगे, अब तुम पर मेरा नहीं, युवराज अभय सेन का अधिकार है। तुम वापस महल में लौट जाओ। यह तुम क्या कह रहे हो चंद्रकांत? मैं ठीक कह रहा हूँ रतनमाला, मैंने यहाँ इस प्रकार आकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था।
हमारी तुम्हारी राहें जुदा हो चुकी हैं। अब जाओ, यहाँ से चली जाओ। मुझे खुशी है चंद्रकांत कि तुम राह नहीं भटके हो। मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। चंद्रकांत, नियति ने मुझे तुमसे अलग कर दिया है। अब मेरी तुमसे एक ही विनती है कि तुम भी विवाह कर लेना, मेरी याद में अपना जीवन न बिताना। ओ रतनमाला, यह तुम क्या कह रही हो? चंद्रकांत, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। तुम्हें मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी होगी। ठीक है रतनमाला, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूँगा। यह कह चंद्रकांत रतनमाला से विदा ले वापस चला आया। आ गए चंद्रकांत रतनमाला से मिलकर? जी ऋषिवर। चंद्रकांत, अब तुम नाहरगढ़ चले जाओ। नाहरगढ़ क्यों ऋषिवर? क्या तुम्हें रतनमाला की इच्छा पूरी नहीं करनी है? ओह, आप इस विषय में जानते हैं। लेकिन ऋषिवर, रतनमाला की इच्छा से नाहरगढ़ का क्या संबंध है? चंद्रकांत, नाहरगढ़ के राजा नाहर सिंह की एक ही बेटी है जिसका नाम विधोत्मा है। उसने पिछले कई वर्षों से मौन व्रत धारण किया हुआ है। अच्छा, लेकिन क्यों? चंद्रकांत, राजकुमारी विधोत्मा एक बहुत ही बुद्धिमान युवती है। उसने घोषणा की है कि जो भी उसका मौन व्रत तुड़वाकर उसे बुलवाएगा, उसी के साथ वह विवाह करेगी। बड़ी विचित्र शर्त रखी है राजकुमारी विधोत्मा ने। लेकिन ऋषिवर, उसका मौन व्रत कैसे तुड़वाया जा सकता है? चंद्रकांत, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि विधोत्मा बहुत ही बुद्धिमान है, अतः उससे कोई बुद्धिमानी भरा प्रश्न पूछकर ही उसका मौन व्रत तुड़वाया जा सकता है। तुम नाहरगढ़ जाओ और विधोत्मा से कोई ऐसा कठिन प्रश्न पूछो कि वह मौन व्रत तोड़कर बोलने के लिए विवश हो जाए। चंद्रकांत, जैसे भी हो, तुम्हें विधोत्मा का मौन व्रत तोड़कर उससे विवाह करना है। ओह, तो आप इसीलिए मुझे नाहरगढ़ भेजना चाह रहे हैं ऋषिवर? हाँ चंद्रकांत, विधोत्मा हर तरह से तुम्हारी योग्य है। उससे विवाह करके तुम जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। ऋषिवर, रतनमाला की इच्छा और आपके आदेश को मैं भला कैसे टाल सकता हूँ? तो यह लो चंद्रकांत, यह रुद्राक्ष की माला गले में पहन लो। इसको धारण करने के पश्चात तुम निश्चय ही अपने ध्येय में सफलता प्राप्त करोगे। चंद्रकांत ने माला लेकर गले में पहन ली और उसी समय नाहरगढ़ की ओर चल दिया। नाहरगढ़ पहुंचकर वह राज दरबार में राजा नाहर सिंह से मिला। प्रणाम महाराज, मैं राजकुमारी विधोत्मा का मौन व्रत तोड़ सकता हूँ। युवक, यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। राजा नाहर सिंह उसे साथ लेकर राजकुमारी विधोत्मा के कक्ष में पहुंचा। बेटी, यह युवक कहता है कि यह तुम्हारा मौन व्रत तोड़कर रहेगा। विधोत्मा ने चंद्रकांत की ओर देखा और मुस्कुराकर उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।